नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तिलक देवेश्वर जी। और तिलक देवेश्वर जी जैसा कि आप जानते हैं कि वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और एडवाइजरी काउंसिल, सिक्योरिटी एडवाइजर काउंसिल के भी सदस्य रह चुके हैं। मैं स्वागत कर रहा हूँ तिलक देवेश्वर जी का आज के इस कार्यक्रम में। और हम आरंभ करेंगे सबसे पहले कि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्पीच NSA अजीत डोभाल जी ने दी IIT मद्रास के कॉन्वोकेशन में, एंड ही सेड अ फ्यू थिंग्स वेरी रेलेवेंट जो हम लोग कहते थे, लेकिन कमिंग फ्रॉम हिम इट हैज पुट अ स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी ऑन दैट। और हम यही कह रहे हैं कि भाई कुछ हुआ है तो दिखाओ, तो हमने तो सब दिखा दिए एक एक बिल्कुल एक एक प्रूफ, एक एक जितना भी था, बल्कि जहाँ पे हमारे पास प्रूफ नहीं था हमने 13 एयरबेस ही बोले, क्योंकि हमारे पास 13 एयरबेस का ही प्रूफ था। बाकी पाकिस्तानियों ने खुद कहा कि नहीं नहीं 13 नहीं 18 थे। तो 18 और 11 29 हो गए, सॉरी 18 और 9 तो हमने जो उनके हिट किए टेररिस्ट बेसिस, और 13 हमने उनके एयर बेसिस दिखा दिए पूरी दुनिया को, और बिफोर आफ्टर सब दिखा दिए। एंड पाकिस्तान इज क्लेमिंग एवरीथिंग। और पाकिस्तान के जो यहाँ पर एजेंट्स बैठे हुए हैं वो तो कह रहे हैं साहब पाकिस्तान का जियो पोलिटिकल स्टेटस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को बुला लिया गया है व्हाइट हाउस में डिनर पे। तो व्हाट वुड यू से टू दिस? Actually, as you rightly said, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच थी। आई लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीच। उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? इंडिया सिविलाइजेशन एंड उनकी जो लॉसेस और डिफिकल्टी सिविलाइजेशन में हुई है, एंड अल्टीमेटली कम्स डाउन टू द फैक्ट ऑफ, क्योंकि डाउन टू आत्मनिर्भरता, टू रिलाई ऑन योर सेल्फ। एंड देन व्हेन ही टॉक्स अबाउट पाकिस्तान, he says कि 23 मिनट it's all it took. 23 मिनट it took to demolish 9 terrorist camps. We hit all 9 and we hit nothing else. कि हमारा क्या प्रिसिशन अटैक था, और सारा डोमेस्टिक हमारा जो खुद का बनाया हुआ उससे। एंड वेन ही सेड कि हमारे तो सैटेलाइट इमेजरी है, एंड इनफैक्ट इवन कोटेड न्यूयॉर्क टाइम्स हैज शोन आवर प्रूफ। बट पाकिस्तान आज तक की डेट में महीना हो गया है, अब कुछ नहीं शो कर सके। क्या कह रहे आपने ये किया, आपने वो किया। तो इट टोटली डिमोलिशेस पाकिस्तान आर्गुमेंट। एंड देन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंट्री कि वी टारगेटेड, जो हमारा मकसद था, जो हमारा लक्ष्य था, वो सिर्फ टेरर ट्रेनिंग कैंप था। व्हाट वी लेफ्ट अनस्टेटेड कि हम चाहते, आप तो डिफेंसलेस थे, आपका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया था, हम तो कुछ भी टारगेट कर लेते, आप तो एक किस्म से बिल्कुल नंगे थे। वी कुड हैव डन एनीथिंग, बट नहीं, हमारा टारगेट जो था वो सिर्फ टेरर ट्रेनिंग कैंप्स का था। वी हिट दैट एंड वी हिट नथिंग एल्स। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच। और जितना भी ये फॉग है ना, डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन का, जो पाकिस्तान ने स्प्रेड किया है, और जो यहाँ भी जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी चेयर लीडर्स बने हुए हैं पाकिस्तान के, उनको एक तरफ से बिल्कुल बंद करके रख दिया। यू हैव नथिंग टू से, गिव वन प्रूफ के एक शीशा भी टूटा हो। बट इसमें एक बात, I still feel that NNSA, of course, he chose the right moment. IIT मद्रास का कॉन्वोकेशन था, बट यही चीज हमें बाकी सोर्सेज से भी पहले नैरेटिव, इसी नैरेटिव वॉर में क्या होता है, whoever gets the message in first, उसका नैरेटिव स्टैंड करता है। तो जैसे आप ही कह रहे हैं, we've discussed this before, हमारी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, that must match the military prowess that India has demonstrated. So, whatever happened, he has now clarified and set the matter to rest once and for all. अभी मेरे सामने एक ट्वीट चल रहा है, वो कह रहा है कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर
Indian Army begins training in narrative warfare. I think it is important क्योंकि Yes, जिस तरह very से पाकिस्तान ने ISPR बना रखा है, we need a specialized institution like that. इस तरह बिल्कुल, की बिल्कुल। और स्पेशल उनके जो पाकिस्तान का था स्पेशलाइज्ड बिल्कुल टोटली फेक। रफाल फेक क्रैश दिखाया MiG-29 का। वो हम्म, कहता है कि हमने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन किया, एक डंप, पेट्रोल डंप को डिस्ट्रॉय किया। वो बेरूट के पिक्चर्स दिखा रहे हैं। ऑल फेक नैरेटिव्स। तो मेरा फेक नैरेटिव जब रियलिटी को टच करेगा तो सारा पोल खुल जाता। मगर वो पिछले वो 10-15 दिन उसका जो नैरेटिव डोमिनेट किया, एंड इन द वेस्टर्न मीडिया स्पेशली, जो वैसे ही इंडिया के खिलाफ है, इंडिया का हॉस्टाइल है, बट जो नैरेटिव डोमिनेट किया उसको एट दैट टाइम इटसेल्फ काउंटर करना और एक स्टेप आगे जाके, तो बस हमारा नैरेटिव इतना स्ट्रांग था। वी हैड एक्चुअली फुटेज ऑफ द ग्राउंड, सैटेलाइट इमेजरी, और वो भी वेस्टर्न सैटेलाइट इमेजरी। So that should have been pushed across much more. और वैसे दे ट्राई टू मेक आउट एज इफ कोई बहुत बड़ा इनका जो आसिम मुनीर का जो अमेरिका का दौरा था, इन विच अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरी जानकारी जो भी है, ऑफ कोर्स फ्रॉम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ओनली, वो ये कहती है कि साहब कि ही वाज देयर फॉर ओनली हैंड मी डाउन्स, ही वाज देयर टू लिसन टू ट्रम्प मोनोलॉग, बट उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया हो, और चूंकि उनको वहाँ प्रोटोकॉल नहीं मिला तो अब नाउ ही वांट्स टू बिकम प्रेसिडेंट आल्सो, कि भाई हाँ, प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो अगली बार प्रोटोकॉल मिलेगा, अगली बार शायद ट्रम्प बुलाएगा भी नहीं, क्योंकि काम तो हो गया ट्रम्प का, जो उसको ईरान नहीं के लिए उसको, चाहिए था, या उसको इब्राहिम अकॉर्ड के लिए जो कुछ भी बोला गया, व्हाटएवर। उसमें अगर आप देखेंगे, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट विजुअल्स थे कि मुनीर साहब को गेट के पास ड्रॉप किया गया और वहां से वो पैदल चलकर पोर्च के अंदर व्हाइट हाउस में गया। ही हैड टू वॉक। उसकी गाड़ी पोर्च तक नहीं गई। ये बिटवीन द लाइंस आप पढ़ो, ये उसको बहुत खटका। यार मुझे पैदल चलाया गया और मैं पोर्च तक नहीं गया। तो उसने ही अपेरेंटली मेड अप हिज माइंड कि अगली बारी मैं जब व्हाइट हाउस कहीं भी जाऊंगा तो मैं पोर्च में जाऊंगा, गेट पे नहीं उतरूंगा। और वो तभी हो सकता है जब वो प्रेसिडेंट बने। तो मैंने अब प्रेसिडेंट बनना है। अब उसने ये ठान लिया। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। जब उसने मीटिंग के बाद उन्होंने जर्नलिस्ट को एड्रेस किया, तो उसकी जो कुछ रिपोर्ट आई हैं, which has been reported also in the media, he made two very interesting things. He said democracy in Pakistan अभी परफेक्ट नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यूएस सिस्टम की जो इंस्टीट्यूशंस है वो हम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करें। अच्छा, यूएस में तो चलो प्रेसिडेंसी है ना, ऑल इंस्टीट्यूशंस फॉलो फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। तो एक उसने ये हिंट दिया कि पाकिस्तान को भी जो इंस्टीट्यूशंस यूएसए में हैं, यूएस प्रेसिडेंसी के हैं, वो हम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। दूसरा उसने कहा, मैं पाकिस्तान को ठीक करूंगा, टाइम लगेगा, जाने से पहले मैं इसको ठीक कर दूंगा, प्रोबेबली बाय 2035, ही सेड स्माइलिंगली। तो जनाब को एटलीस्ट 2035 रहने की इच्छा है, एम्बिशन है, और वो उस पे गामजन है कि मैं ये करूंगा, प्रेसिडेंसी एंड टिल 2035। अच्छा, और जो श्रीलंका जा रहा है, मुझे लगता है वहां से वो टिप्स लेने जा रहा है कि आपके यहाँ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है। फॉर लॉन्ग टाइम इन लॉट ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट से वी विल गेट रिड ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, बट सीखने के लिए कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी होती क्या है, मैं कैसे अपनी पावर जो आपने के पास थी या हैं, और प्राइम मिनिस्टर ओनली अ फसाड, मखौटा है, वो कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है तो श्रीलंका का ट्रिप जो है ना, ये इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज दैट। तो ही इज हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूएस ट्रम्प के साथ बात की है, वो तो आई थिंक ही इज ऑल्सो फॉरगॉटन एंड एवरीबडी एल्स इज फॉरगॉटन। मगर ये जो सीख कर आया है कि मैंने अब प्रेसिडेंसी लेनी है, दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्ग स्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस विजिट। जी जी जी। लेकिन जो
स्ट्रेटेजिक रीसेट हुआ है हमारे रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो तो बेसिकली इट फ्लोज फ्रॉम द डिमोलिशन ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. हाउ इज पाकिस्तान गोइंग टू कोप विद दैट? उसका ये पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि जो कुछ भी उसकी रेड लाइन्स थी वो तो सब ब्रीच हो गई. भारत ने ब्रीच कर दी उसकी सारी रेड लाइन्स, चाहे वो IWT हो और चाहे वो उसके इकोनॉमिक ब्लॉकेड. अघोषित तो था ही, घोषित नहीं था तो भी दे न्यू इट. तो ये जो मेरे हिसाब से एक रीसेट है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का, और एक जो न्यू नॉर्मल है टेररिज्म के मुतालिक. That do you think it is a strategic reset? Between Pak US. No, within the Indian subcontinent. That is certainly there. You see, the most important thing, the Operation Sindhu, post Operation Sindhu, और जो भी हमने नॉन काइनेटिक मेजर्स इंडिया ने अनाउंस किए हैं, इट इज अ मेजर वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान. स्पेशली आप इंडस वाटर ट्रीटी का लीजिए. हमने क्या कहा है, ट्रीटी हेल्ड इन अबेयंस, मगर अभी तक इंडस, झेलम, चनाब, इनका पानी हमने रोका नहीं है. वी हैव डिसरप्टेड द सप्लाई. इट्स अ वार्निंग टू पाकिस्तान. तो पाकिस्तान भी जानता है कि भाई इंडिया इतनी जमीन, उसको कम से कम 2-3 साल लगेंगे टू बिल्ड स्टोरेज कैपेसिटी, टू डाइवर्ट द वाटर्स और टू स्टॉप द वाटर्स. हमने क्या कहा है, जो सब लोग कह रहे हैं कि एक बूंद पानी का नहीं जाने देंगे, दैट इज, मुझे लगता है दैट इज सतलुज, रावी, ब्यास. क्योंकि अभी भी सतलुज के अंदर से अबाउट 3 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर इज गोइंग इनटू पाकिस्तान. रावी का वी हैव स्टॉप्ड आफ्टर बिल्डिंग दैट शाहपुर कंडी, बट सतलुज का भी वी हैव टू ब्लॉक दैट. अब वो रणवीर सिंह कैनाल का सोच रहे बनाने के, टू मेक इट डबल द. तो इंडस वाटर ट्रीटी इज अ वेकअप कॉल, बिकॉज पाकिस्तान ने कभी नहीं तस्वुर किया था कि इंडिया ये कर सकता है. 3 जंगें हो चुकी हैं, इंडिया ने पानी नहीं रोका या हेल्ड इन अबेयंस नहीं किया. अब कर दिया है. और कब का है, इस पर बात तभी होगी जब आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आप टेररिज्म को आपने रिनाउंस कर दिया है. अब वो पाकिस्तान कैसे करेगा? वो भी क्रेडिबली डेमोन्स्ट्रेट. क्रेडिबली. अब उसके हजारों जो ट्रेन जिहादी बैठे हैं, उनका क्या करेगा? फौज में भर्ती करेगा? सो इट इज अ एब्सोल्यूट रीसेट. नॉन काइनेटिक मेजर्स, फिर ट्रेड का बंद करना, डिप्लोमेटिक मिशन का रिड्यूस करना, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. सेकेंड इज द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. अब ये जो उनके न्यूक्लियर बेसिस, ये तो डिक्लेयर नहीं थे, वी डिडंट नो. ये तो एयरबेस था, नूर खान बेस. आपका अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और अमेरिकन के एसेट्स वहां रखे हुए हैं. हाउ आर वी टू नो? बट रीसेट तो हो गया ना. मैसेज अमेरिका को भी चला गया, मैसेज पाकिस्तान को भी चला गया, और चाइना को भी मैसेज चला गया कि भाई इंडिया हैज द कैपेसिटी टू हिट यू व्हेन इट वांट्स, वेयर इट वांट्स, और उसकी इंटेलिजेंस अच्छी है कि उसको मालूम है क्या क्या कहाँ है. तो यू आर राइट, इट्स एन एब्सोल्यूट रीसेट, बिकॉज नाउ पाकिस्तान इज टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. कि अगर वो जानता है 3 दिन के बाद इंडिया रुक गया, अगर 2 दिन और इंडिया नहीं रुकता, they would have been total demolition of their army structure. तो अब पाकिस्तान को बहुत चीज सोचना पड़ेगा. एक जो न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश किया है प्राइम मिनिस्टर ने, और जो उन्होंने कहा है कि भाई वी विल नॉट अलाउ terrorism under nuclear umbrella. One, we will not differentiate between terrorists and the supporting government. और तीसरा ये कि भी every terror attack will be taken as an act of war. तो इसका मतलब हमने थ्रेशोल्ड तो बहुत नीचे कर दिया है. लेकिन what about terror attacks that are being anticipated? साहब ये खुद तो नहीं करेंगे क्योंकि इनको डर लग गया है, मार बहुत ज़्यादा पड़ी है, डायरेक्ट मार दूसरी नहीं ले सकते. लेकिन अभी जो उन्होंने ये बांग्लादेश वाला फ्रंट एक्टिवेट किया है, और उधर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साहब ये बांग्लादेश नेपाल के रास्ते जो है ये कोई और टेरर एक्ट करवा सकते हैं,
चाहे वो वेस्ट बंगाल में या बिहार में या इस तरह से, या नेपाल की नेबरिंग यूपी में, यूपी कैन बी ए प्राइम टारगेट, वहाँ वो करवा सकते हैं। तो इन दैट सिचुएशन फिर हम क्या करेंगे? पहले तो उनके पास प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी रहेगी कि साहब हम क्या करें, हमारे यहाँ से थोड़ी गया, ये तो उधर से आया होगा कोई, आप बांग्लादेश से पूछो। नहीं, वो तो है, वो तो चतुराई करने की कोशिश करेंगे, मगर उसमें मुझे लगता है थोड़ी इन्वेस्टिगेशन प्रोबेबली हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, कि अगर कोई भी फिंगर पॉइंट करती है बैक टू पाकिस्तान, either through interrogation if it is detected, or if the people are detected to be Pakistani, और अगर बांग्लादेश का कोई होगा तो बांग्लादेश will suffer the same consequences. ये पॉलिसी इज नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, आई थिंक दिस पॉलिसी इज अक्रॉस द बोर्ड, कि आप कहीं से भी कुछ करोगे तो बांग्लादेशियों को भी ये सोचना पड़ेगा, अगर हम पाकिस्तान की इस तरह की मदद करते हैं तो उनके पास तो वो क्या बुनियान मरसूस कुछ ऑपरेशन था बनियान मरसूस, या तो बांग्लादेश के पास क्या करेगा, वो क्या करेगा, उनके पास तो चाइनीज मिसाइल्स तो है नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, एयर उनके डिफेंस भी पास नहीं है। हाँ, सो आई डोंट थिंक कि बांग्लादेश इतनी रेडिली अपने आप को एक उनके पास कुछ 105 mm गन्स हो सकती हैं। हाँ, तो ये बांग्लादेश इतनी जल्दी बलि का बकरा नहीं बनेगा, कोशिश पाकिस्तान की हाँ बांग्लादेश में भी रहेगी। स्थिति ये है कि बांग्लादेश में भी थिंग्स आर क्वाइट आउट ऑफ कंट्रोल, और these जिहादी ग्रुप्स, दे आर रनिंग amok, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने जो है वो कई मायनों में लोग कहते हैं ना कि साहब कि पाकिस्तान को कंट्रोल करे, लेकिन लश्कर और जैश ये मोर और लेस आउट ऑफ कंट्रोल है। आपने देखा होगा कि साहब कि वो किस तरह से लश्कर के जो मारे गए थे टेररिस्ट, उसमें मिलिट्री ऑफिसर्स ओपनली पार्टिसिपेट कर रहे थे। हुसैन हक्कानी कल लिख रहा था कि वो सम वीडियोस गोइंग ऑन, वो जो स्पीचेस वगैरह दे रहे हैं लोग वहाँ टेररिस्ट, और ओपनली चल रहा है वहाँ पे। तो कह रहा कि भैया इनको रोको नहीं तो एफएटीएफ में मुश्किल हो जाएगी। कल ट्वीट किया उसने। इसी और दूसरा FATF has come out very clearly कि स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, सीधा इशारा पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान को इसके बारे में भी बहुत सोचना पड़ेगा। हम तो कह ही रहे हैं कि लश्कर है, जैश आर बीइंग फंडेड बाय पाकिस्तान। अब FATF ने भी इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया है, एंड दे विल ऑल्सो, अब ये ट्यूसडे की बात है, दे विल ऑल्सो, अब वो देखेंगे प्रूफ जो इंडिया प्रेजेंट करेगा। अभी प्रिलिमिनरी मीटिंग होने वाली है मेरे ख्याल अगस्त में, मीटिंग उनकी होगी, देन द प्रूफ विल बी प्रेजेंटेड। अब इसमें मुझे लगता है पाकिस्तान, ये यूएसए को भी बड़ी मुश्किल होगी पाकिस्तान को सेव करने के लिए, क्योंकि अगर तो प्रूफ मिलता है टेरर फाइनेंसिंग बाय स्टेट, नॉट दैट ये आपकी स्टेट की अपनी जो लॉज हैं वो पक्की नहीं है, मगर अगर स्टेट प्रूफ मिल जाता है और फंडिंग टेरर ऑर्गेनाइजेशन, फिर तो कोई देयर इज नो एस्केप। तो पाकिस्तान विल ऑल्सो बी वरीड, और इस बीच कोई इंसिडेंट हो जाए, बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से हो, उसका सारा मलबा तो पाकिस्तान पर ही पड़ेगा। जी, क्वाइट राइट। और पाकिस्तान की खुद की जो स्थिति है इस समय, जैसे अभी बलोच लिबरेशन फ्रंट ने ऑपरेशन बाम कर दिया है, BLA तो बहुत समय से एक्टिव है ही, TTP रोज जो है वो दर्जनों फौजियों को मार रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब seems to be least concerned about Balochistan and ये पख्तूनिस्तान। वो उनका सारा का सारा जो मसला है वो प्रेसिडेंट बनने पे ही लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हाउ टेनेबल इज दिस सिचुएशन? नहीं, इट इज, यू सी, फोकस फील्ड मार्शल का होना चाहिए था कि मैं फील्ड मार्शल तो बन गया हूँ, पर बलूचिस्तान और KPK में क्या हो रहा है अब देखो। आफ्टर द व्हाइट हाउस फ्रॉम द US, he didn't come back, he went to Turkey। टर्की में OIC मीटिंग थी ऑन इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। अरे तेरा क्या काम है उसमें?
इट इज अ पॉलिटिकल मैटर। बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव थे ओआईसी के, वो आर्मी के चीफ्स तो नहीं थे ना, दे वर पॉलिटिकल सिविल हेड्स। व्हाट वाज ही डूइंग इन टर्की अटेंडिंग द ओआईसी मीटिंग? तो ये अपने आप को दिखाना चाहता है डोमेस्टिक ऑडियंस को कि मैं डिप्लोमेसी के मैटर्स, मैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ बात मिलके, तो आई एम द राइट पर्सन टू बी आइदर प्रेसिडेंट, और टू टेक ओवर द कंट्री। बट टेक ओवर द कंट्री विद व्हाट? अब देखिए, ये जो बॉम्ब ऑपरेशन किया है बीएलएफ ने, 84 टारगेट्स they say they have hit. 84 across different provinces or different districts. Direct attacks, setting up checkposts, destroying vehicles, mobile towers, plus ISI agents. It's a very extensive, and it was a demonstrative action कि हमारे अब कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है कि दैट हम डिफरेंट प्रोविंसेस में, ये हिट एंड रन नहीं है, दिस इज एक्चुअल सॉलिड ऑपरेशंस वेयर दे हैव चेक पोस्ट एंड दे ब्लॉक द हाईवेज फॉर 5-6 आवर्स एंड मिलिट्री, डायरेक्ट अटैक ऑन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये कोई रेगुलर आर्मी करती है एक्शंस लाइक दिस? अच्छा, ये तो बीएलएफ है। बीएलए ने, वो मजीद ब्रिगेड ने couple of months ago जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। उसके पहले लास्ट अगस्त में अक्रॉस 12 डिस्ट्रिक्ट्स या 15 डिस्ट्रिक्ट्स ब्रास कैरिड आउट एक्शन ऑल ओवर। तो ये इंक्रीजिंगली बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ रही है एंड मोर स्पेस इज बीइंग सीडेड बाय द पाकिस्तान आर्मी टू द फ्रीडम फाइटर्स। और फील्ड मार्शल साहब टर्की के पैर लगा रहे हैं। अब टीटीपी का तो आपने जिक्र किया ही है, टीटीपी इज नाउ, अभी वजीरिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ, मेजर इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वजीरिस्तान, और आते जाते मेनलैंड के भी क्या है, बाजोर हुआ, बन्नू हुआ, इन ऑल दीज प्लेसेस दीज आर ओपन सीजन फॉर देम। तो आर्मी इज, आई थिंक, आई वोंट से लूजिंग कंट्रोल, बट सर्टनली यस, द कंट्रोल इज वीकनिंग। हाँ, बिल्कुल कंट्रोल, बल्कि ऐसा तो जो लोग इनके हैं वो बोलते हैं जाके, वो तो ऐसा लगता है कि कंट्रोल तो खत्म ही हो गया है, बिल्कुल हार्डली एनी कंट्रोल लेफ्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेन कंट्रोल बैक। और अफगानिस्तान का जो भी है वो दे आर गेनिंग लेजिटिमेसी। रशिया ने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज कर दिया, वेरी मेजर स्टेप, वेरी मेजर स्टेप। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विद इन द रीजन। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान से लगातार बातचीत कर ही रहा है, अपने इस्टेब्लिश कर लिए कॉन्टैक्ट्स वगैरह। और चाइना का जो इन्होंने इंटरसेशन कराया था अफगानिस्तान से, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ दिखता है, क्योंकि अफगानिस्तान रिमेन्स एज हॉस्टाइल टू पाकिस्तान एज इट हैज़ बीन फॉर सम टाइम। वो लगातार वो चलता चला आ रहा है। तो इनका जो हमें घेरने का प्लान है, 2 फ्रंट 3 फ्रंट, मुझे तो लग रहा है ये खुद ही घिर गए हैं 2 फ्रंट 3 फ्रंट से। नहीं, और ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान को मालूम है, ये साहब जो यूएसए गए हैं ट्रंप के साथ बात करने के लिए, वो ईरान के मुद्दे पर गए हैं कि किस तरह से लॉजिस्टिक बेसिस, और मेरे ख्याल इन्होंने ऑलरेडी जो शमसी एयरबेस है वो तो ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया है पाकिस्तान को, और उसका डायरेक्ट एक्शन। शमसी तो छोटा एयरबेस है, शमसी तो वो है आपका ड्रोन वाला, ड्रोन्स के लिए। लेकिन इन्होंने तो शायद वो पसनी और वो जो आपका समंगली कोयटा वाला है, वो दोनों भी कर दिए। So at a later stage when aircraft are going to be landing, या इनको हॉस्पिटलाइजेशन, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, इनके लिए सब चीजें चाहिए होगा, बट इट इज ड्रोन सर्वेलेंस, तो द इरानियंस नो कि पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहा है। तो अफगानिस्तान इज हॉस्टाइल, इंडिया इज हॉस्टाइल, अब ईरान से भी ये पंगा लेने जा रहे हैं, बिकॉज दे थिंक अमेरिका बहादुर आएगा, डॉलर्स हमारे को मिलेंगे, हम जाके प्रॉपर्टी लंदन में ले लेंगे एंड हमारी रिटायरमेंट इज फिक्स्ड। बट पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क होगा, व्हाट अबाउट दैट? यू सी, एंड आल्सो ईरान इज अ वेरी डिफरेंट केटल ऑफ फिश। 20-23% ऑफ जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो शिया है, जिनके लिए ईरान
is spiritual head, you know, Khamenei is the spiritual head of the Shia community. अब उसके साथ आप पंगा लोगे तो जो शिया है पाकिस्तान में, और दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, कराची में है, गिलगित बाल्टिस्तान में है, पंजाब में है, कॉन्सेंट्रेशन है, क्वेटा में है। सो ये चुप तो नहीं बैठने वाले। अगर ऐसा कुछ करेंगे, ऐसे कोई भनक लगी लोगों को कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ और यूएसए की मदद कर रहा है, तो ये तो फिर एक तरफ से सिविल वॉर की तरफ लेके जाएंगे। तो दे विल हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस एंड केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज ईरान। हाँ, दैट्स क्वाइट राइट, दैट्स क्वाइट राइट। और ना ही केवल ईरान की बात हो रही है, बल्कि और जो आसपास के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं, वो भी कोई पाकिस्तान के लिए कोई बहुत वेल डिस्पोज्ड नहीं है। हाँ, पाकिस्तान ने ज़रूर बांग्लादेश के साथ में एक नया पैंतरा खेल रहा है और बिकम वेरी फ्रेंडली टू बांग्लादेश। आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू विद बांग्लादेश। ये भी टेक्निकल है। आई एम श्योर इन बांग्लादेश द मेमोरीज ऑफ 71 स्टिल लिंगर। तो ये ऊपर ऊपर से कि इंडिया की आंख में हम अपनी उंगली घुसेड़ रहे हैं। अब देखो, जब अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए 35%, दे आर पुटिंग अप अ वेरी ब्रेव फ्रंट कि नहीं नहीं हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हमारे गुड्स एज इट इज इतने लो प्राइस हैं। $5 की एक टी शर्ट बेचते हैं, वहाँ $30-35 की बिकती है। तो वो जो 35% टैरिफ है बिटवीन द रिटेलर, बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और जो सप्लायर है, उससे हम बांट के वी कैन स्टिल मैनेज इट। बट शिपिंग कहाँ से करोगे? जो शिपिंग है, जो एनर्जी सोर्स है, वो तो सब इंडिया से लिंक्ड है। अब इंडिया से इतना ज़्यादा पंगा लोगे तो अगर ये 35% टैरिफ मैनेज भी कर लिया, आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपको शिपिंग कहाँ से भेजोगे? ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो बांग्लादेश हैज टू कंसिडर। अब ऊपर से उन्होंने शेख हसीना का भी पंगा लगा दिया कि इसको हैंड ओवर करो, इसको एक्सट्राडाइट करो। तो बांग्लादेश ऑल्सो मुझे नहीं लगता कहाँ एग्जैक्टली वेयर इट इज हेडेड। हाँ, बांग्लादेश का एक जो वेपन उनके पास है, दो वेपन उनके पास है। एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मसला कभी ना कभी तो हल करना पड़ेगा, बट अभी अभी इट इज अ बिट ऑफ अ थ्रेट फॉर अस। दूसरा, अगर ये नॉर्थ ईस्ट में फिर से मिलिटेंसी की सपोर्ट करे, विच शेख हसीना हैड टेकन केयर ऑफ। सो ये जो दो चीजें हैं, perhaps the Nobel Peace Prize winner thinks that he can meddle around with this, और पाकिस्तान में लगे मौन की बेटा तुम ये तो हमारे लिए कर दो, ये दो चीजें। ऑफ कोर्स बांग्लादेश विल हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस अगर वो कुछ करता है, मगर ये है कि इंडिया विल हैव टू कमिट a lot of resources to take care of these two challenges. यस, वो तो वहाँ तो ऐसा वो फ्लक्स हो गया रखा है। ऑफ कोर्स अंकल सैम का इशारा तो है ही। अंकल सैम इज नेवर हैप्पी कि भाई भारत जो है वो इंडिपेंडेंट रहे। वो तो खास तौर से ट्रम्प से जो लोगों ने होप की थी, वो तो दे आर कम्प्लीटली बिलाइड। वो तो इज गोइंग हिज ओन मेरी वे। तो कुछ प्रेडिक्टेबल ही नहीं है। जितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस बार है ट्रम्प के बिहेवियर में, उतनी तो पिछली बार भी नहीं थी। बिल्कुल, So that is creating, it is not just India, it is creating global mayhem. अब पुतिन के साथ देख लो, he is blowing hot and blowing cold with Putin. अब पहले आप यूक्रेन को, now he is giving them Patriot missiles. So this is something समझ नहीं आ रहा। you're right, कुछ समझ नहीं आ रहा। और यूएस में मेरे ख्याल यूएस की जो एस्टैब्लिशमेंट है, they themselves must be confused कि हम कर क्या रहे हैं। एंड वन व्यू इज कि ये जो पाकिस्तान के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप का कोजिया हुआ है, दिस इज टू प्रेशराइज इंडिया कि अगर आप टैरिफ्स पे हमें आप बात हमारी नहीं मानोगे तो हमारे पास एक ऑप्शन भी है पाकिस्तान। हाँ, लेकिन वो उल्टा पड़ गया ना। वो तो इतनी मार पड़ी कि वो आंच जो है वो अमेरिका तक ही पहुंच गई। वो उन्होंने फैक्टर इन किया नहीं था शायद। या बिल्कुल। और खास तौर पे नूरखान बेस का जो उनका सेंट्रल कंट्रोल है, they didn't anticipate कि that will be get targeted in the manner in which it was targeted.
प्रिसिजन और स्ट्राइक। कई लोग ओपन सोर्स में तो कई सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साहब कि उसमें जो लोग मारे गए हैं उसमें अमेरिकन्स भी थे हाँ नीचे। आफ्टर ऑल इट वाज एन अमेरिकन क्रिएशन और वहाँ पे लोग थे वहाँ पे उसको उनको गाइड करने के लिए, मेंटर करने के लिए और ऑपरेशन में उनका हाथ बटाने के लिए नहीं, अगर इफ नॉट हाथ बटाने के लिए तो डेफिनेटली सपोर्ट देने के लिए तो वहाँ पे थे। तो अमेरिकन मारे गए, उनका नाम भी ये रिवील नहीं कर सकते, हाँ लेकिन इंटेलिजेंस कम्युनिटी को तो पता ही है कि भाई क्या हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं पता हो। मे भी तो एक दो साल के बाद उनको भी कोई अवार्ड जब मिलेगा, हम्म। then news will come out. अब जैसे ये गलवान में कर्नल हुआ था कर्नल जो। कर्नल शेर सिंह, इसको जो अभी सारे जनरल साहब पहुंच गए थे उसकी डेथ एनिवर्सरी पे, और 99 में कारगिल की पहाड़ियों पे, तब तो उसको वापस नहीं लिया, उसकी बॉडी को वापस नहीं लिया। फर्स्ट दे रिफ्यूज टू हैंड ओवर द बॉडी, टेक ओवर द बॉडी। हमारे ब्रिगेडियर साहब थे जिन्होंने उसकी पॉकेट में साइटेशन डाली थी, तभी तो उसको फिर वो निशान है हैदर है जो भी कुछ उससे मिला। So likewise with हाँ the Americans हाँ also, maybe after some time it will be known that how many people were actually inside. यस, दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर अमेरिका टू स्टमक। और एक तरह से वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी भी तो बदनामी हुई है कि साहब तुम्हारे प्रोटेजी को इतनी मार पड़ी, तुम कुछ नहीं कर पाए, और उनके जो चीज़ें थी वो एक्सपोज हो गई। ये आधे लोग अब ये कह रहे हैं कि साहब कि ये सारा का सारा न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान का था ही नहीं, तुम्हारा था। अब इसको ना तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना इसको डिनाई कर सकते हैं। वो तो खाली ये कह सकते हैं कि भाई हमारा क्या लेना देना, दैट्स ऑल दे कैन डू। बट डेफिनेटली वो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर डॉक्टर था वो तो डिकैपिटेट हो गया एक तरह से। Bilkul, absolutely. You see, also both China and Russia will be monitoring this very closely. कि आपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान विच इज टचिंग बॉर्डर विद चाइना वहां रख दिए हमारे खिलाफ, एंड रशिया के दे नॉट वेरी फार फ्रॉम रशिया आइदर, सो दैट यू हैव एक्चुअली done a very threatening move. This is a direct assault, direct threatening move that you are so close to our borders with your nuclear weapons. It is one thing कि एयरक्राफ्ट वो B-52 बॉम्बर चल के उड़ के आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट टू हैव लैंड बेस्ड एसेट्स so close to our borders, this is something that China and Russia will be looking at very closely. और कोई भी जब इनकी मीटिंग होगी, दिस इज वन ऑफ द थिंग, ये जरूर डिस्कशन में आएगी कि किया कैसे आपने। और चाइना तो फिर पाकिस्तान के कान खींचेगा ही, अच्छा बेटा हमसे ही बस गद्दारी, हमसे ही लिए न्यूक्लियर वेपन्स, हमसे ही लिए सब कुछ, 81% ऑफ जो आपका आर्सेनल है वो हमारा है, और हमारी पीछे छुरी भोग रहे हो। तो इसके लॉन्ग रेंज इम्प्लीकेशन है। चाइना थोड़ा बहुत तो दिखाने ही लगा है, क्योंकि आपको ध्यान हो कि पहले जब शुरू में इन लोगों ने बड़ा एडवर्टाइज किया कि वी आर गोइंग टू गेट JF-35 हमको मिलने वाला है, हम हाइपर ग्लाइड्स व्हीकल्स लेने वाले हैं, और उसके बाद वो जो ट्वीट था उसको डिलीट कर दिया और फिर बोला कि हमको जो HQ-29 मिलने वाला है और HQ-9 का रिप्लेसमेंट मिलने वाला है। वो भी उसमें पड़ गया, आपके क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी में। हाँ, No, actually, अब तो चाइनीज सोच रहे हैं, विल रीथिंक, रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा उनको कि वे पाकिस्तान के साथ हमें कोई कास्ट आयरन गारंटीज चाहिए कि अपनी टेरिटरी आप हमारे खिलाफ नहीं यूज कर सकते। अगर आपके इतने क्लोज रिलेशन है यूएस, तो यूएस के साथ रहिए आप, हमारे खिलाफ हमारे इज द डायरेक्ट थ्रेट। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो फास्ट एंड लूज खेलने वाली बात हुई। हाँ, और शुरू से करता आ रहा है, तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा फॉर 20 years, बट इट वाज द पार्टनर ऑफ यूएस ऑन वॉर ऑन टेरर। वही तालिबान ट्रेन करके अमेरिकन सोल्जर्स को मार रहे थे, और अमेरिका पाकिस्तान को पैसे दे रहा था फॉर द वॉर ऑन टेरर, जिससे ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे।
वो मुल्ला ज़ईफ जो था ना तालिबान एम्बेसडर इन पाकिस्तान, उसकी जो किताब है माय लाइफ विद द तालिबान या माय इयर्स विद द तालिबान, ही डॉक्यूमेंट्स कहाँ-कहाँ इन्होंने धोखा दिया है, अमेरिकन्स को भी धोखा दिया है, तालिबान को भी धोखा दिया। डबल गेम खेलने में ये माहिर है। चाइना इज़ और फाइंडिंग डबल दैट आउट नाउ। चाइना इज फाइंडिंग दैट आउट, चाइना इज फाइंडिंग दैट आउट, लेकिन चाइना की भी मजबूरी है, वो करे क्या, उसको इतना पैसा यहाँ इन्वॉल्व कर दिया है कि वो पाकिस्तान का ये तरीका अच्छा है लोगों से इसका लीवरेज गेन करने का भी बड़ा अच्छा तरीका है कि सब लोगों से इतना सब डेट ले लेता है, फिर कहता है कि भाई इफ वी फेल देन यू विल लूज द मनी। तो फिर लोगों के इंटरेस्ट में आ जाता है कि साहब कि नहीं 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 इसको सपोर्ट करो, ये मर जाएगा तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। इनफैक्ट एक कॉमेडी शो एग्जैक्टली दिस था। एक कॉमेडी शो वो कॉमेडियन कहता है हाँ हमें कोई छोड़ नहीं सकता। पीपल सेड व्हाई? ये सर हमने सबके पैसे देने हैं। सबके पैसे देने हैं तो कौन छोड़ेगा आपको? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये पाकिस्तान का एक क्या बोले इसको, कॉमेडी शो भी है, प्लस दे आर वेरी डेंजरस ऑल्सो। थोड़ा सा भी जिसको बोलते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यू कांट अभी टेक भी योर आईज ऑफ द बॉल। अभी भी आप ये देखें कि जो लेटेस्ट जो कराची में जो एड्रेस दी आसिम मुनीर ने, तो उसमें डायरेक्टली थ्रेटनिंग इंडिया, इंडिया को थ्रेटन कर रहा है डायरेक्ट। बिल्कुल। तो वो जो उसके जो पुराने तौर तरीके हैं वो कहीं इतनी आसानी से जाने वाले थोड़े ही हैं। अब इनको अब कैलिब्रेट करना है भाई कि किस तरह से हम अब कश्मीर में जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस तरह से करें। जो कश्मीर में भी क्या हो रहा है कि आपका जो ये वेव ऑफ पैन इस्लामिज्म जो फैल रही है बिकॉज ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशन इन ईरान, तो उसके रिफ्लेक्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर में आई एम हियरिंग, देख रहा हूँ मैं उनके जो वीडियोस चल रहे हैं, इवन दी सूफीज हु यूज्ड टू कीप क्वाइट, वो भी जो है वो खड़े होकर गजवा हिंद का वहाँ पे फतवा दे रहे हैं कश्मीर में। कैन यू इमेजिन? तो इस, इसका इम्प्लीकेशंस, अगर ईरान का जो अटैक हुआ है एंड इफ दिस हैड कंटिन्यूड एंड इफ पाकिस्तान's role, so there will be chaos not only in Pakistan, there will be a lot of turmoil in India too. और जहाँ तक मुनीर की बात है, you see, now gradually people are beginning to realize कि भी हम तो बुरी तरह से पिट गए। ये जो तो ऑपरेशन सिंदूर, ये 4 दिन की जंग जो हुई, हम तो बुरी तरह से पिट गए। आर्मी बड़ा ब्रेव फेस करा रही है, तो इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें बोलनी है। ये पाकिस्तानी पब्लिक जो है ना, बड़ी जल्दी स्वे कर जाती है अल्फाज से। अब ये कहो, मौला जट की तरह हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सो दे फील मॉडिफाइड। अब यही करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ग्राउंड पे तो उनकी पिटाई होगी। ग्राउंड पे तो एयरफोर्स कुड नॉट इवन फ्लाई, डर के बैठे थे हैंगर्स के अंदर। हाँ हाँ, पहले दिन के बाद तो घुस गए थे जाके अपने हैंगर्स में और अपने ब्लास्ट पेंस में। बिल्कुल। तो अब पब्लिक को कैसे कन्विंस किया जाए? एक तो फील्ड मार्शल की रैंक से ले ली कि देखो मैं कितना बड़ा जनरल हूँ, हम जीत गए। हालांकि सारी जंग आर्मी की जंग तो थी नहीं, जो भी जंग थी वो तो एयरफोर्स की थी। अगर किसी को प्रमोशन मिलनी होती तो वो जो सिद्धू साहब है, बाबर सिद्धू, उनको मिलनी चाहिए थी। ही शुड हैव बिकम मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। अब ये मुनीर को कैसे मिल गई? कोई लैंड बैटल तो हुई नहीं, इंडिया ने तो अपनी आर्मी भी मोबिलाइज नहीं की। तो दे हैव टू नाउ कन्विंस देयर पीपल, और वो कन्विंस कर सकते हैं बाय मोर एंड मोर अग्रेसिव स्पीच कि देखो मैं फतेह वॉशिंगटन हो गया, ट्रंप ने मुझे खाने पर बुलाया और हमने क्या क्या डिटेल में बातें की और ये करेंगे वो करेंगे। पीपल ऑल्सो आर नॉट फूल्स। पाकिस्तान के लोग भी अब समझ रहे हैं कि यार हमारी तो बुरी तरह से पिटाई हुई। तो ये अब उसकी जो मुनीर का रिएक्शन है ना, उसका इसमें you'll find he'll become more and more aggressive। और क्योंकि जब ये प्रेसिडेंसी के जितना पास आएगा। अच्छा, एक और बात है इसी, अब क्या होगा, डोमेस्टिक मैटर्स आर गोइंग टू टेक अटेंशन, क्योंकि जरदारी इज नो पुश ओवर। अगर वो सोचते हैं कि जरदारी स्टेप डाउन कर जाएगा
ही इज नो पुश ओवर. अब वही द मास्टर पॉलिटिशियन, अब वो भी चाल ही चलेगा. And Munir will find that getting rid of Zardari is going to be quite a difficult task. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, but it will be a difficult task because Zardari has his own, or Sindh, as you know, is already vulnerable. तो जितना भी ये projects हैं इसके canals, wells, which he wants to take out for this Tolistan desert, green agriculture और बाकी चीजें हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए. तो unless Zardari falls ill seriously on his own, एक तो होता है ना कि उसको जान के कह दिया कि तू बीमार पड़ जा और तेरे को हम लाइफ लॉन्ग पेंशन दे देंगे, कोई केस तेरे खिलाफ नहीं होंगे, तो जाके कराची में रेस्ट कर, और तेरे लड़के को बिलावल को अब एक अच्छी पोजीशन लगा देंगे. और अदर देन दैट ये ज़रदारी को पुश आउट कैसे करेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और इससे पॉलिटिकल टर्मोइल और बने. और आसिम मुनीर विल नॉट बी हैप्पी कि जस्ट टू बी ए सिंपल प्रेसिडेंट. ही विल वांट कि मैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट करूं. उसके लिए बातें हो रही हैं 27 अमेंडमेंट की, 27th अमेंडमेंट, जिससे ज्यादा पावर्स प्रेसिडेंट को दी जाए. जो पावर्स आजकल प्राइम मिनिस्टर के पास है उसको प्रेसिडेंट पे रख दिया जाए. बट कैन यू इमेजिन द एब्सर्डिटी, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल एंड प्रेसिडेंट. अच्छा, प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर, तो सुप्रीम कमांडर भी वही है, आर्मी चीफ भी वही है, और फील्ड मार्शल साहब भी वही है. इट्स कैन हैपन ओनली इन पाकिस्तान. राइट. तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो ऑल इन ऑल. तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं. सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. तिलक देवेश्वर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय हिंद, जय हिंद. थैंक यू सो मच. वंदे मातरम सर.